तो ये कंसेप्ट किस पे फोकस करता है? दिस कंसेप्ट फोकसेज ऑन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑन सोसाइटीज एंड इन्वायरमेंट। सोसाइटी और इन्वायरमेंट के ऊपर में मार्केटिंग एक्टिविटीज का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम समझते हैं। इट क्या हुआ? देखिए, इट सेज दैट companies should not blindly follow the goals of customer satisfaction। ठीक है, कंपनीज को क्या चाहिए कि वो आंख बंद करके सिर्फ कस्टमर गोल को सेटिस्फैक्शन पे फोकस नहीं रहे। ठीक है, क्यों? ऐसा क्या दिक्कत है? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे। दिस may lead to social and environmental ills, but this may lead to main social and environmental। This may lead to have a bad effect on society and environment। मतलब तुम समाज सोसाइटी के लिए काम तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर कोई उसका नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जैसे आप लोग को पता होगा कि प्लास्टिक यूज किया था, प्लास्टिक के पॉलिथीन्स यूज किया था, सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, उनसे इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता था, पॉल्यूशन होता था, तो गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के ऊपर में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। यही है तुम्हारा सोसाइटल कंसेप्ट, कि ठीक है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ध्यान दो, कस्टमर के लिए काम करो, अच्छा बात है, लेकिन ऐसा काम कोई मत करो जिससे सोसाइटी और बिजनेस के ऊपर में उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। ठीक है, लिखिए इसको आप लोग। शिष्यात, अंकिता और तुम एक ही साथ क्लास कर रही हो क्या? Yes, sir. ओके, लिख लिया आप लोगों ने ये? लिख लिया आप लोगों ने ये? नो सर, सर लास्ट। लिखिए, यहाँ पे एक वर्ड है एथिकल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्ड है, ठीक है, बिजनेस में, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। ठीक है,
लिख लेना तो बता देना। जी सर, हो गया। ओके। देखो एथिकल वर्ड एक इसमें आया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस स्टडीज में। तो इथिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? एथिकल वर्ड का मतलब होता है राइट और रॉन्ग। ठीक है, बिजनेस के लिए आप बिजनेस करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन ऐसी कोई भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो जिससे सोसाइटी को हार्म होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, एथिक्स का मतलब होता है बिजनेस करना लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। आप लोग इसको समझने के लिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो चिमनी चीनी कर रहा हूँ, ईंटा बनाने वाली जो ईंट की फैक्ट्री होती है, भट्टी होती है, उनके ऊपर में आपको देखते होंगे कि जहाँ से धुआं निकलता है वहां पे एक फिल्टर लगा रहता है, वो लोग लगाते हैं ताकि जो उसमें से सॉलिड पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे हैं वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली जाके ना मिक्स हो जाए, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो। इस चीज को रोकने के लिए वो लोग फिल्टर पेपर वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, तो सीन ये है कि बिजनेस को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और बिजनेस में ना एक एथिक्स एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मतलब एग्जाम में अगर तुम ये पॉइंट कोट करोगे तो काफी अच्छा एक मतलब इम्पैक्ट तुम्हारे आंसर शीट को लेकर जाएगा, और फुल में फुल मार्क मार्क आने के चांसेस रहेंगे। अगला टॉपिक हम लोग लिखेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। रीड डालो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम है जो मार्केटिंग करता है? लिखिए, इन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, सॉरी, इन द प्रोसेस ऑफ, इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग फॉलोइंग functions are performed। ठीक है, पहला लिखो, बिल्कुल सही है। लिखिए, बहुत ही सही डिफिनेशन दिया हुआ है इसमें, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने का चांस ही नहीं है। याद रखना मैं जितना लिखवा रहा हूँ नोट्स में वर्ड्स कुछ हार्ड लगेंगे, कुछ मुश्किल लगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे इजी वर्ड हो सकता है मैं वहां पे खुद से लिख दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा डिफिनेशन वर्ड है जो बिल्कुल ही एक्यूरेट है और एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए आपको हर हाल में कोट करना होगा। तो वो लैंग्वेज आपको याद करना ही करना पड़ेगा, उसमें कोई एक्सक्यूज मत देखना अगर तुम्हें फुल में फुल मार्क चाहिए। ये डिफिनेशन लिखो, मैं समझाता हूँ इसको। आज दम दौड़ा दौड़ा के चलाओ, बहुत कच्चा की तरह नहीं चलाना है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। देखिए मार्केटर वर्ड क्या कैसा था? क्या सर मार्केटर मतलब जो मार्केटर। पर्सन मार्केटिंग का काम कर रहा है। जैसे अगर मैं अगर कोई मैं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं अपने कोचिंग ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उसके लिए मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो मैं मार्केटर हूँ। मार्केटर उस पर्सन को बोल रहे हैं, व्यक्ति को कर रहे हैं जो मार्केटिंग जिसकी जिम्मेदारी में दी गई हुई है। नहीं सर, उसका स्पेलिंग सर देखिए ना, कुछ डिफरेंट है। MARKETTER, सही है, मार्केटियर। मार्केटियर,
marketeer, ठीक है। marketeer, ओ भाई, अच्छा तुम लोग गूगल में सनत प्रतीक लिख के सर्च करो तो, क्या सर? गूगल में सनत प्रतीक सर्च करो तो, और इमेजेस में जाना, जहाँ सर्च रिजल्ट आएगा वहां पे इमेजेस में जाना। हद है, मेरे फोटोज गूगल में क्यों आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर आप गूगल में भी हैं? बताइए हम कहाँ कहाँ नहीं है। फैमिली मैन देखा है? फैमिली मैन, उसमें जो बंदा रहता है, उसमें एक जो जासूस रहता है, मतलब उसका क्या नाम है, भूल गया नाम, जो हर जगह रहता है, उसी तरीके से देख रहे हैं स्क्रीन पे। लोल, काफी पुराना फोटो है सर, पता नहीं अभी कहाँ से आ गया, चलो कोई बात नहीं। अपलोड किए हो ये? नहीं नहीं, गूगल स्कैन करते रहता है पूरे फेसबुक वेबसाइट हर जगह। चलिए कोई बात नहीं। मैं काफी दिन से हूँ, मैं करीब इंटरनेट पे 2009 से हूँ, 2009-8 से। तुम लोग कुछ टाइम पता नहीं हो भी कि नहीं, हो गए 5-6 साल के। सर 2017 से हम। 2017 से? नहीं, ओके ओके, चलो मतलब नहीं समझे, कोई बात नहीं। चलिए दूसरा लिखो। अच्छा ये समझा देता हूँ, देखो क्या कर रहा है। ये जो फंक्शन होता है, अच्छा इसको भी अंडरलाइन करो, डबल कोट्स में डालो, ये जो आइडेंटिफाई है डबल कोट्स डालो, एंड मार्केट रिसर्च, यहाँ तक इसको अंडरलाइन करो, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन होता है मार्केटर को, ये उसको हेल्प करता है कि अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मैंने जब कोचिंग खोला तो, अच्छा मेरे यहाँ तुम लोग देखा है कि लाइक हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कम ही होते हैं, और हिंदी मीडियम के या जो काफी ज्यादा डीप विलेज एरिया में जैसे कि स्टूडेंट नहीं होते हैं कि जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में उतना ओके ओके नहीं है, मन नहीं लग रहा है, ऐसे करके टाइप के ज्यादा बच्चे नहीं रहते हैं। मतलब जो भी रहते हैं काफी अच्छे तगड़े, मतलब दिमाग से मेंटली स्ट्रांग फिट। जैसे डायनामिक में कभी आप लोग पढ़े होंगे तो दिखे होंगे कि यार कैसे, मतलब बिल्कुल पढ़ने लिखने वाले नहीं, बस घूमने आवारागिरी करने वाले टाइप के लड़के रहते हैं। या मेरे यहाँ तुमको सीबीएसई के बच्चे या बिहार बोर्ड में भी है तो काफी तगड़े, मतलब मेंटली जो बिल्कुल मजबूत हैं, और जो पढ़ाई कर अच्छे से कर पा रहे हैं, लाइक उस कैटेगरी के बच्चे मेरे इस इंस्टीट्यूट में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे ओके ओके टाइप का आते हैं तो फिर से 2 दिन में भाग जाता है मेरे यहाँ से। तो जब मैं मार्केट में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला तो मैंने देखा कि यार मेरे यहाँ वैसे बच्चे ज्यादा दिन तक आ नहीं पाते, टिक नहीं पाते मेरे यहाँ, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे यहाँ सीरियस टाइप के बच्चे जो होते हैं, पढ़ने लिखने वाले, कंसर्न है, जिनका दिमाग से वो लाइक तेज है थोड़े से दिमाग से, कुछ बच्चे होते हैं जो मंद बुद्धि टाइप के होते हैं, बिल्कुल एकदम, ठीक है। वैसे बच्चे तुमको डायनामिक वगैरह बाकी सब इंस्टीट्यूट में भी दिख जाएंगे एकदम, स्पेशली लाइक हिंदी वगैरह बैचेस में, इंग्लिश में भी होते हैं लेकिन हिंदी में रिलेटिवली उससे कंपेयर में ज्यादा होते हैं। तो मेरे यहाँ मैंने देखा कि यार मेरे यहाँ तो वैसे बच्चे टिक नहीं रहे। मेरे यहाँ जैसे जो बच्चे सीरियस पढ़ने के लिए आते हैं, सीए के लिए आते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं। आप लोग आए पढ़ने के लिए, जितना बात मैं नॉलेज में देता हूँ उतना वो एब्जॉर्ब कर सके, मेंटली वो उतने स्ट्रांग हो कि वो, कई बार पता है कि बच्चे इस वजह से मेरे इंस्टीट्यूट से भाग जाते हैं कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाते हैं। उनको क्या चाहिए कि 2 को बात लिखा दो और आधा घंटा इधर उधर कहानी बतियाओ, कहानी किस्सा कहानी, वो लोग खुश रहेंगे, उनको वैसे जगह चाहिए। तो मेरे वैसे बच्चे टिक नहीं पाते हैं। तो मैंने रियलाइज किया, मेरा मार्केट जो सेटल में है, मेरा मार्केट यहाँ पे टीचिंग में, मेरा प्राइमरी फोकस हो जाएगा कि लाइक सीबीएसई बोर्ड बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, जिनको नॉलेज चाहिए, काफी काफी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मैं कहता हूँ स्टैंडर्ड के टाइप के बच्चे हों, ठीक है। वही बच्चे मेरे यहाँ ज्यादा रहते हैं, ठीक पाते हैं। तो ये हुआ, मुझे पता चला कि मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले कौन कौन लोग हैं। सारे लोग तुम्हारे यहाँ नहीं आने वाले, तुम कोई भी कंपनी ब्रांड कुछ भी खोलोगे, हर आदमी का अपना अपना एक अलग टेस्ट प्रेफरेंस होता है, ठीक है। सब कोई तुम्हारे पास आके नहीं कंज्यूम करेगा यार, ठीक है।
तो इसीलिए यही फंक्शन मार्केटर भी करता है। जब मार्केटर कोई प्रोडक्ट और गुड्स वगैरह लॉन्च करता है तो वह यह देखता है कि मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले लोग कौन कौन से हैं, ठीक है। सारे लोग तो आएंगे नहीं कंज्यूम करने के लिए, तो ये मार्केटर का काम होता है, ठीक है। इसके लिए मार्केटर क्या करता है, मार्केट में रिसर्च करता है, एनालाइज करता है कि मार्केट में कौन कौन से लोग हैं, हमारा प्रोडक्ट गुड्स कौन कौन लोग कंज्यूम करेगा, खरीदेगा। उसके लिए हमको मार्केट में रिसर्च करना पड़ता है। और इसकी किस बेसिस पे हम करते हैं, ये सोर्ट एनालिसिस है, ठीक है। सोर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म लिख लो। सोर्ट मीन्स, देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, ये होता है सोर्ट एनालिसिस का। बात समझे? तो इस एस मतलब होता है स्ट्रेंथ, मेरा स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस मतलब कि क्या क्या मेरा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं देखो अच्छा मेरी कमजोरी क्या क्या है, ठीक है। इंसान को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता होना चाहिए, कमजोर पक्ष भी पता होना चाहिए। मेरी अपॉर्चुनिटीज, हमको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कोरोना में अभी मैं ऑनलाइन सेटअप पे, मैं मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है। जैसे जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन में नहीं मजा आता, ऑनलाइन नहीं आता, मतलब इमेजिन करो आज से 20 साल पहले, ठीक है अंकिता, तुम्हें तुम्हें को ज्यादा दिक्कत होता है। इमेजिन करो आज से 20 साल पहले कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तैयार होता होगा कि यार ऑनलाइन सामान खरीद लिया जाए, ऑनलाइन खरीदो। ऑनलाइन में फिर लोग तो ऐसी तरीके से बोलते हैं यार ऑनलाइन कैसे खरीदोगे, दुकान में जाओगे सामने बैठ के खरीदोगे, आराम रहेगा, अपने से टेस्ट प्रेफरेंस कर सकते हो। आज से 20 साल पहले लोग तो यही बोलता होगा ना कि ऑनलाइन के लिए। लेकिन आज के समय में लोग ऑनलाइन शॉपिंग को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का मार्केट इनफैक्ट ऑफलाइन मार्केट से ज्यादा बड़ा बन गया है। क्यों? क्योंकि इसमें यस तुमको सर। बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, रियलाइजेशन इसका हुआ बेनिफिट का। उसी तरीके से ऑनलाइन का भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे बेनिफिट है, ठीक है। कहीं भी रह के कर सकते हो क्लास, कहीं भी जब, लेकिन ऐसा एक समय आएगा जब लोग इस बात को फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, थ्रेट मतलब कि हमको मार्केट में किन किन चीजों से मेरे प्रोडक्ट को, मेरे बिजनेस को क्या है, खतरा है, रिस्क है, ठीक है। जब तुम्हें थ्रेट्स पता होंगे कि खतरा है, तब तुम क्या करोगे, उसके लिए उपाय करोगे, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम आज कुछ बदमाशी की है और तुमको पता है पापा तुमको बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, कुत्ते की तरह पीटेंगे तुमको, तो तुम क्या करोगे, पहले से ही बचने की तैयारी कर दोगे, पापा का फेवरेट खाना बना दोगे, पापा का कपड़ा आयरन कर दोगे, प्रेस कर दोगे, ताकि पापा कुछ बोले नहीं, ठीक है। रिद्धि, पापा जब उस दिन पीटने वाले थे हमारी बहन को, तो उसका मुंह कैसा हो गया था। तो यही बात इसमें कहा जा रहा है कि स्वॉट एनालिसिस में हम लोग इन चारों बातों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ठीक है, ताकि उससे हमको मार्केट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। ये क्लियर है, पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कि हम सबसे जी पहला सर काम मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केट को समझो, मार्केट में है क्या चीज, कौन से लोग गुड्स खरीदेंगे, कौन किसकी टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर मीठा खाना पसंद करता है या खट्टा खाना पसंद करता है। तो भाई चलिए, चलो दूसरा होता है मार्केट प्लानिंग। लिखिए, जब तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारे प्रोडक्ट, तुमको, तुमने मार्केट के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है, तुम मार्केट अच्छे से समझ गए, अब क्या करोगे, मान के चलो कि तुमने रिसर्च किया, आंसर मत देना, अभी पार्टिसिपेट करो। अंशु, मान के चलो तुम कोई इडिबल आइटम्स बनाने वाली कंपनी तुम खोलते हो, ठीक है, जो लोगों के लिए इडिबल आइटम्स वगैरह बनाती है, ठीक है, कंज्यूम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो तुम देखोगे ना कि यार यहाँ के मार्केट में लोगों को क्या टेस्ट प्रेफरेंस है, कौन सा सामान ज्यादा बिकता है, ठीक है। जैसे अगर भुजिया का बात किया जाए, तो तुम्हें कौन सा भुजिया भुजिया ज्यादा पसंद है, मतलब एक आलू भुजिया होता है, फिर एक नवरत्न होता है, मिक्स टाइप का होता है, मीठा रहता यस है, सर, खट्टा रहता है, गिकाजी। तो तुम्हें कौन सा, हम तो कौन, मतलब सर मुझे कोई गिकाजी मिक्स। पर्टिकुलर फ्लेवर होगा जो, हाँ, ओके। तो अब जो तुम्हें पता चल गया कि अच्छा अच्छा इस मार्केट में जब मैं काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लोग को मीठा ज्यादा पसंद है, वहां पे ये सामान बिकने के चांसेस ज्यादा है, और ये चीज तुम बेचोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। तो तुमने मार्केट के बारे में पता कर लिया। अब तुम जब घर आओ, जब तुम अपने वापस में अपने कंपनी में जाओगे, तो फिर तुम क्या करोगे, उस हिसाब से प्लानिंग करोगे कि हमको जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, हम उसका, मेरा क्या प्लान क्या रहेगा, हम मार्केट कैसे करेंगे। तुम होगा कि तुम 15-20 तुम लोगों को पकड़ोगे और बोलोगे अच्छा, तुम सारे लोग क्या करो, सैंपल ले जाओ और ले, ताकि दुकान के बाहर में हर जगह पे स्टॉल लगा देते हैं वो लोग, एगो छाता लगा के,
और फ्री में सैंपल लोगों को दिया था है कि देखिए हमारी कंपनी है, हम फ्री में ऑफर कर रहे हैं, हम टीवी में प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों को ऑफर दे रहे हैं कि आप विन कीजिए, आपको मतलब आप ये सब शेयर कीजिए और आपको 10 पैकेट भुजिया या इससे सब फ्री में सप्लाई मिल जाएगा। तो ये सब क्या होता है, फिर प्लानिंग करना होता है। जब तुमको इन्फॉर्मेशन मिल गया तो हम मार्केट को क्या करेंगे, जाएंगे प्लान करेंगे। प्लान करने में क्या होगा कि जो भी हमको अपना ऑब्जेक्टिव गोल को अचीव करना है, हम उसके लिए कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। देखिए, आफ्टर कनेक्टिंग जैसे मैं बताता हूँ, मैं खुद का रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। जब मैं अपने बारे में जानता था कि जब जब भगवानपुर में मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे जानकारी है, ठीक है। डायनामिक में मैं करीब 2 साल 3 साल पढ़ाया हूँ। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार मार्केट में मतलब टीचर लोग ऐसे भी होते हैं लाइक जिनको खुद ही नॉलेज नहीं है। टीचर्स लोग को ही कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। वो बस रटवा रहे लंबा लंबा डायलॉग्स लिखवाए जा रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन मैं जब पढ़ाता था तो मुझे चीजों की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। तो मैंने सोचा यार यहाँ रखे तो मेरा भी कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और मुझे भी अपना कुछ आगे अपना उपाय करना चाहिए। मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। फिर मैंने वहां देखा कि मेरे इंस्टीट्यूट में तो टाइम पास बच्चे तो टिक ही नहीं पाते हैं, ठीक है। जो सीरियस बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वही टिक रहे हैं। और मैं बिलीव करता हूँ कि पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है, एकदम पूरा फुल कंसेप्ट फुल फुल नॉलेज दो। तो मैंने अपने यहाँ क्या किया, जैसे पूनम गांधी की बुक मंगाया। मेरे यहाँ टी एस रेवाल की किताब चलती है, मैं पढ़ाता हूँ। जबकि एक बात बताओ, अगर मैं चाहता तो एसजीपीटी भी पढ़ा सकता हूँ। गुलशन से चाहे तो एसजीपीटी भी आप लोग को आराम से पढ़ा सकते हैं। तुम लोग के पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, मतलब या तो डीके गोयल तुम बनाओगे जा सकता था, नहीं तो मैक्सिमम लोग तो एसजीपीटी। और एसजीपीटी पढ़ाऊंगा तो मुझे भी तो आसानी रहेगा, मुझे भी मेहनत कम रहेगा, पैसे आपको उतने ही देने पड़ते हैं जितने आप, अगर मेरा इंस्टीट्यूट छोड़ के कहीं और इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ऐसा नहीं पैसे कम, पैसे वही लगेंगे। मतलब वहां पर तुम जाओगे तो तुम्हें एससीपीटी पढ़ा जाएगा, मेरे यहाँ जाओगे तो पूनम गांधी की किताब बुक्स वगैरह एग्जांपल्स वगैरह टीएस के बाद जैसे हाई लेवल क्वेश्चन कंसेप्ट बनाए जाएंगे, जिससे पैसा वही लग रहा है, पैसा का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मेरे यहाँ तो ऐसे भी टाइम पास बच्चा टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा बहुत ही सीरियस होकर पढ़ाऊंगा, मुझे रिजल्ट चाहिए, मैं रिजल्ट लेके पढ़ाऊंगा। तो टाइम पास बच्चे छोड़ के भागने लग गए, ठीक है। तो मैंने मेरे यहाँ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे या बिहार बोर्ड में जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं वही मेरे यहाँ टिक रहे हैं। तो मैंने प्लान किया ठीक है हटाओ, मुझे वैसे बच्चों को फोकस करना है नहीं। वो बच्चे तो ऐसे हमको रिजल्ट ला देंगे नहीं, रिजल्ट ला देंगे नहीं, मेरा कोचिंग ग्रो होगा नहीं, ठीक है। एक्चुअल में तो रिजल्ट ग्रो होना चाहिए, रिजल्ट से ग्रो होना चाहिए। तो मैंने फोकस किया कि नहीं, मैं इसे अच्छे से पढ़ाऊंगा, नोट्स वगैरह बुक पीडीएफ एकदम डिटेल में अच्छे से समझा समझा के पढ़ाऊंगा। तो मेरा एक मार्केट क्या बना कि आज के टाइम पे सीबीएसई का अगर किसी बच्चे को कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, उसे अच्छे से पढ़ाना है, तो आज आप अब ऐसा हो रहा है कि अब जो बच्चे मुझसे पास में किसी और इंस्टीट्यूट में मुझसे पढ़े थे, अब वो अपने रिलेटिव्स को, अपने कजन को, किसी भाई बहन को मेरे इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, ठीक है, कि भाई जाओ जीनियस कॉमर्स क्लास में पढ़ लो, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक मार्केट वैसा बन चुका है, मैंने वैसा मार्केट क्रिएट किया है, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा मार्केट में प्लानिंग। जब तुम एक बार मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हो, तुमको पता चल जाता है कि मेरा गुड प्रोडक्ट है, उसको कौन लोग खरीदेगा, कौन लोग कंज्यूम करेगा, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस है। मैं था कि भाई मेरा वैसे तो टाइम पास मुझे टिकेंगे नहीं, और मैं उन ऐसा भी नहीं कि मैं उनको दिल खुश होने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल बना दूं या हंसी मजाक कर लूं, मेरे से वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपना एक मार्केट पे फोकस किया, मैंने उसके लिए प्लान किया। मैंने सीबीएसई मेरे जो बैनर्स वगैरह थे, मैं उसमें स्पेसिफिकली सीबीएसई बोर्ड लिखता था, मैं बुक्स के नाम मेंशन करता था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, पूनम गांधी, गुलशन सर, टीएस ग्रेवाल के बुक्स क्वेश्चंस कंसेप्ट बताते थे, और इस चीज को मैं प्रमोट किया। आज के टाइम में मेरे पास मार्केट मेरा बन चुका हुआ है, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा सेकंड स्टेप है, मार्केट प्लानिंग। चलो, हाँ, बड़ा बोलना पड़ जाता है। चलिए तीसरा लिखो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब लिखवाऊंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, अब फिर आगे बैच नहीं पढ़ा पाऊंगा। 12 में आदमी को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। 12th ही बच्चे का कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। वो 12th अगर अच्छे से हो गया तो उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। और 12th गड़बड़ हो गया, बाकी 11th में चलो ठीक है, हंसी मजाक हो जाता है, बीकॉम में एडमिशन हो गया तो हंसी मजाक चलेगा, लेकिन 12th या कोई सीरियस बच्चे को पढ़ा रहे हो, सीए वालों को, सीएस हो, तो वहां तो सीरियस पढ़ाई होना पड़ता है। एक मिनट रुक, लिखिए, इन दिस फंक्शन, इन दिस फंक्शन द मार्केटर
marketer plans, designs and develops. प्लान मत लिखना, प्लान तो ऊपर हो चुका था. Marketer designs and develops. प्लान कर दो. Various products and services that he is willing to offer to the consumers. He obliques he decides तो इस स्टेप में बेसिकली ये होता है कि हमने जो प्लानिंग प्रोसेस पहले किया, तो हमने वहाँ मार्केट को आइडेंटिफाई किया, समझ लिया, मार्केट बारे में हमको जानकारी मिल गया. अब हम क्या करेंगे, मार्केट को प्लान करेंगे, मार्केट में क्या गुड्स बेचें, कैसे बेचना है, किस क्वांटिटी में बेचना है, कैसा क्वालिटी गुड्स यूज करना है बनाने में, यही सब प्रोडक्ट का जो डिजाइन करना और उनको बनाना शुरू करते हैं, डेवलप करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो यही है. तो अब है इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. देखिए, भाई ये तो पूरा लिखना पड़ेगा, ये तो लंबा होगा. बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. ये आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा. सर कंपटीटर में एस अलग लिखना है. कंपटीटर्स था, एपोस्ट्रोफी एस होगा यहाँ पे. कंपटीटर्स प्रोडक्ट. इसको ऐसे लिखना तभी मानेगा. ये ऐसे ही लिखना, ठीक है, ऐसे ही लिखना स्टैंडर्डाइजेशन में. देखो, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड. ठीक है, कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, चीजों को करने का. स्टैंडर्ड मतलब कि एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड मेरा रहे. जैसे एक बात बताओ, तुम अगर भुजिया खरीदते हो, कोई सामान पैकेट का खरीदते हो, हर भुजिया हर चीज का टेस्ट बिल्कुल एक जैसा रहेगा, हर पैकेट का टेस्ट फ्लेवर एक रहेगा. बिस्कुट जब खरीदते हो तो एक एक पैकेट बिस्कुट खरीदो या 2 पैकेट या 3 या 4 पैकेट बिस्कुट, हर पैकेट ऑफ बिस्कुट में तुमको फ्लेवर, टेस्ट, स्मेल एक जैसा रहता है कि नहीं रहता है? कि एक ही कंपनी के अलग अलग रहेंगे तो सबका टेस्ट, बिस्कुट का टेस्ट अलग अलग आएगा. बताओ, एक जैसा रहता है? तो उसी को कहते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करना, स्टैंडर्ड बनाना. ठीक है,
और ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? देखो, ग्रेड का मतलब होता है कि देखिए ये हमारे एक कंपनी है, तुम्हारा एक कोई प्रोडक्ट है, तुमने इसका क्या किया, अलग अलग ग्रेड बना दिया, अलग अलग लेवल बना दिया। जैसे तुम चावल खरीदने जाओ अगर बासमती चावल, तो बासमती चावल के अलग अलग ग्रेड होते हैं, मतलब अलग अलग क्वालिटी। जैसे अगर बासमती तुम नॉर्मल चावल खरीदो तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, मोटा दाना वाला रहेगा, चावल मोटा रहेगा। तुम बासमती लेने जाओ तो बासमती कितने साल पुराना, तो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, 5 साल पुराना। उसी तरीके से लोग शराब या दारू लेने जाते हैं, ब्रांडेड सामान, तो बोलता है कि जितना पुराना बियर रहेगा, जितना पुराना अल्कोहल रहेगा, वो उतना ही उसका फ्लेवर टेस्ट काफी स्ट्रांग रहता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये हुआ अलग अलग ग्रेड बना देना एक ही प्रोडक्ट के ग्रेड। एक का सस्ता, थोड़ा थोड़ा सा सस्ता बना देना, एक का महंगा बनाना और महंगा बनाना, इसी तरीके से। ट्रेडिंग हाउस में है। एक ग्रेड वाला बात समझे कि नहीं समझे? जैसे एग्जाम में तुम लोग को मार्कशीट मिलता है, तो हर बच्चे के ग्रेड अलग अलग होते हैं, तो उसे क्या पता चलता है? जिसके ग्रेड सबसे ज्यादा है वो क्या है, सबसे अच्छी क्वालिटी का है, मतलब सबसे तेज क्वालिटी तो नहीं बोलेंगे, मतलब बहुत ही तेज बच्चा है। जिसका ग्रेड कम रहेगा उसका क्या बोलते हो कि अच्छा ये कम ओके ओके है, पढ़ने लिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब जो कंपनियां स्टैंडर्ड प्रोसेस को, स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करती हैं, वो तुम्हें अलग अलग ग्रेड के सामान नहीं देंगे। जैसे तुम अगर वही भुजिया वाला एग्जाम्पल पर आओ, तो क्या जब तुम भुजिया लेने जाते हो बीकानेर, क्या अलग अलग वैसे मान के चलो, मैं बीकानेर उसका भुजिया का आलू भुजिया ले रहा हूँ, तो क्या आलू भुजिया के अलग अलग ग्रेड्स आते हैं क्या? आलू भुजिया टाइप 1, आलू भुजिया टाइप बी, मतलब आलू भुजिया खाएंगे सीधा मतलब कुछ और ही तरह का, ऐसा तो नहीं रहता है। एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन और उसका एक स्टैंडर्ड सेट है। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग ग्रेड के हिसाब से आते हैं, वहां पे कोई मतलब वहां के उनके तुम अलग अलग सेम ही प्रोडक्ट्स हैं, मतलब सेम अलग अलग वेरिएंट अगर तुम अगर कंज्यूम करोगे, तब तुमको सबका स्टैंडर्ड एक दूसरे से क्या रहेगा, चेंज मिलेगा, चेंज नोटिस होगा। ये बात समझ रहे हो? आंसर दो जल्दी से। यस सर। क्या कहना है? अंशु, रिशु, समझ रहे हैं ये सब बात आप लोग? यस कि सर। अलग अलग ग्रेड से मतलब मेरा क्या समझ है? गया सर। ठीक ठीक। तो यस ये सर। दो तरीका होता है, ये दो तरीका होता है चीजों को करने का। चलिए, फिर सर आता है इम्पोर्टेंस। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा लंबा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। इसमें तो करीब बहुत सारा पॉइंट है, तो इतना नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 5 पॉइंट पढ़ लेंगे, काफी है। बाकी पॉइंट आप लोग खुद एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल लेना, समझ जाओगे। चलो, अब होता है कि भैया सामान को तो पैक भी तो करना है। जब तुम जैसे जब भी तुम टीवी वगैरह लेने जाते हो या फ्रिज वगैरह, तो उसकी उसकी पैकेजिंग होती है ना, अच्छे से एकदम पैक करेगा, उस पर लोगो रहेगा, रहता है कि रहता है, उस कंपनी का प्रचार रहेगा अच्छे से, रहता है कि नहीं रहता है भाई? हाँ ना, आंसर दो। यीशु, रहता है कि नहीं यस सर रहता है? रहता है। यस सर, यस सर आता तो है। ये है पैकेजिंग तुम्हारा, ठीक है। सब बीका जी पे रहता है, अमित जी लव्स बीका जी। यस यस, अमित जी, लविका जी। और वो पैकिंग जो रहता है ना, वो एकदम, सर इसको याद करना तो बहुत मुश्किल है, याद करना बहुत मुश्किल है, तो याद करना तो पड़ेगा ही। कौन था ये? करण चौबे। क्या जिज्ञासा, क्या मुश्किल है?
अगर लिखना होगा एग्जाम में तो फिर इसको तो पूरा याद करना पड़ेगा ना। याद करने मतलब तुम क्या कर रहे हो? याद तो करना ही पड़ेगा, मतलब तुम रटने से बोल रही हो क्या? मतलब तुम नो सर, रटने से नहीं कह रही हूँ। एग्जाम में हाँ, तो लिखने के लिए याद करना। तुमको देखो, ये टॉपिक को समझने के लिए तुम अपने आप को एक कंपनी का, किसी ब्रांड का, मान के चलो बीकाजी ब्रांड तुम्हारा अपना ब्रांड है, और यहाँ पे अच्छा तुम्हें बताओ जिज्ञासा, मैं इतना देर से कर क्या रहा हूँ? 4 पॉइंट लिखवाया हूँ मैं, तो आधे घंटे मुझे पढ़ाने में क्यों लगे हैं इसको? मैं तुमको कुछ इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं कर पा रही हो तब तो तुम्हें रटना ही पड़ेगा। मैं कुछ तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम एक कंपनी हो, तुम प्रोडक्ट लॉन्च करने जाओगी, तो तुमको सबसे पहले मार्केट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा तब ना, कि भाई कौन किसको बेचे, कौन खरीदेगा, सबसे ज्यादा कस्टमर टाउन के बीच में है कि टाउन के बाहर में है, तो उसके लिए तुमको मार्केट का इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। दूसरा, जब मार्केट का इन्फॉर्मेशन मिल गया तो तुम प्लानिंग बनाओगी कि हम क्या सामान बनाए, किसको बेचेंगे, क्या क्या टारगेट करेंगे, मार्केट में कस्ट जो मेरे कंपटीटर्स हैं उनको मैं कैसे काउंटर करूंगा, मैं उनसे कैसे आगे प्लान बनाओगी कि नहीं बनाओगी? जब प्लान तुम्हारा बन गया उसके बाद से तुम अपने गुड्स और प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि फिर गुड्स बनेगा तब तो तुम उसको बेचोगी। तो तीसरा स्टेप में होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे प्रोडक्ट को डिजाइन करना और उनका विकास करना। इसके बाद तुम क्या करते हो, अपने प्रोडक्ट में तुम स्टैंडर्ड और ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करते हो, या तो तुम उनका एक स्टैंडर्डाइजेशन बनाओगे कि भाई मेरे प्रोडक्ट के कम से कम ये स्टैंडर्ड होना चाहिए हर हाल में, ठीक है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड समझो, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक खाए तो कुछ और, एक खाए तो कुछ और। या तो तुम ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करेगी, तुम एक प्रोडक्ट के अलग अलग ग्रेड बना दोगी, तो ये बहुत ही टॉप क्वालिटी ग्रेड का है, मतलब इसमें रखना क्या, मतलब समझ तो ऐसे समझ में आ जाएगा तुमको। तो सर तुम अगर समझ में मेरे तो आ हाँ, तो बस इसको 2-3 बार प्रैक्टिस याद करोगी। अच्छा, अपने आप को इस जगह में रख के देखना, अच्छा मेरी कंपनी होगी तो मैं पहले ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये सीक्वेंस तुमको समझना है बस। 1-2 बार पढ़ोगी याद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि रट रट तो नहीं पाओगी, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। समझो, मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, मैं जो तुम्हें विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम उस चीज को दिमाग में तस्वीर बनाने की कोशिश करो, उस स्टेप को समझो। सौ और पॉइंट है इसमें। इसमें तो 12 पॉइंट है। यस सर। लिख लो, आगे का 2-3 पॉइंट आसान है, लिख लो उसको। अच्छा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। 12 के 12 लिख लेते हैं, मुझे तो दिक्कत नहीं है, तो कॉपी पेस्ट मार दूंगा। अरे बहुत इजी लॉजिकल है, मैं समझा दूंगा, डोंट वरी, 12 के 12 पॉइंट लिखेंगे। नहीं समझ में आया तो मैं अपना दाढ़ी मुझ छिलवा दूंगा, ऐसा भी छिलवाना है, बहुत बड़ा हो गया। अभी ये कैसे हो रहा है? चलो, क्या हो रहा है? अध्याय तो गड़बड़ गड़बड़ कर दिया, रुको 2 मिनट। तो ये अभी क्या बस हुआ? अभी बस देखते जाओ क्या हो रहा है। लिखना मत, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से घर में लिखना, बस समझो अभी। अभी मैं समझाता हूँ। अभी मैं इसमें से एडजस्ट करके लिखूंगा। देखिए, सबसे पहले ना आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है।
रुको, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सबसे पहले तुम लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 12-13 पॉइंट देके हर चीज को तुम लॉजिकली समझो। देखो लेबल क्या होता है। अब जैसे पैकेजिंग पैकेजिंग तो समझ गए। जैसे तुम अगर टीवी खरीदने गए, मोबाइल फोन मंगवाते हो, तो वो एक डिब्बा में आता है, पैकेज में आता है। हाँ या ना में जवाब दो। तो वो पैकेजिंग क्यों होता है? यस उससे सर। सामान को सुरक्षा मिलती है, खरोच या स्क्रैच नहीं लगेगा। जब टीवी मंगाओ तो कभी कुछ हो, देखते हो अंदर से एकदम फोम में रहता है, फिर उसके ऊपर से कार्टून रहता है, फिर पन्नी रहता है, तो वो तो पैकेजिंग है। पैकेजिंग से फायदा क्या होता है? उसको कैरी करना आसान हो जाता है और सामान का सिक्योरिटी हो जाता है। ठीक है। फिर तुमको उसमें एक लेबल दिखता होगा, बड़ा सा एकदम स्टिकर व्हाइट कलर चिपकाया रहता है, उस पर डेट, मैन्युफैक्चरिंग, क्या क्या क्वांटिटी है, वारंटी कब से कब है, ये सब चीजें लिखी रहती है, तो उसको हम लेबल कहते हैं। ठीक है। वो मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। अब इसका होता है ब्रांडिंग। देखो नहीं होता कि ब्रांड है ये। ठीक है। जैसे आईफोन क्या है? ब्रांड है। तो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक ब्रांड बनाया आईफोन। ठीक है। उनका एक ब्रांड हो गया कि उसको एक स्पेशल लोगो देंगे, स्पेशल साइन देंगे तुमको। ठीक है। अब जैसे वन प्लस नाम सुने ही होगे तुम लोग। तो ये क्या एक यस ब्रांड सर। है। ठीक है। कंपनी तुम्हारी ओप्पो है, तो ओप्पो ने क्या किया, अपने अलग अलग ब्रांड बनाए। ब्रांड ब्रांड नाम से क्या होता है, तुमको पता चलता है कि गुड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे मान के चलो कि मेरा इंस्टीट्यूट है, तो मैं जो जीनियस कॉमर्स क्या है, ब्रांड है मेरा। ठीक है। हम लोगों ने उसका नाम किया, मतलब ब्रांड वो होता है कि मेरे गुड्स प्रोडक्ट को मैं किस नाम से रिप्रेजेंट करूंगा, किस नाम से मार्केट में रिप्रेजेंट करेंगी, उसी को हम कहते हैं ब्रांडिंग। ठीक है। छठा स्टेप समझ गए कि कंपनियां क्या करती हैं, फिर अपना एक ब्रांड बनाती हैं कि किस किस नाम के हम सामान बेचेंगे, हमारा ब्रांड क्या होगा। जैसे तुम्हारा कोको कोला है, वो क्या है? एक ब्रांड है। वो जो कंपनी है वो इसी के नाम से क्या करती है, अपने सामान को मार्केट में बेचती है। फिर क्या है, कस्टमर को सपोर्ट सर्विसेज दोगे कि नहीं दोगे? हाँ या ना? यस सर। कि कस्टमर का कंप्लेन होगा तो उसको अच्छे से हैंडल करना, पेशेंसली हैंडल करना, कस्टमर गुस्से में होगा उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज करते हैं। क्यों करते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज? ताकि कस्टमर के कंप्लेंट्स को उनको आफ्टर सेल सर्विसेज देने होंगे किसी तरीके से। ठीक है। तो ये देने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कोई उनके सामानों का मेंटेनेंस करना। जैसे गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो तुमको ये सब मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको, हर महीने जो करवाना होता है, सर्विसिंग। यस सर, सर्विस। सर्विसिंग क्या है? वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, क्योंकि आज के समय में बिना कस्टमर सपोर्ट सर्विस से तुम तो मार्केट में टिक ही नहीं सकते हो। ठीक है। तो सातवां स्टेप, ये कोई रटना पड़ा है तुमको क्या? लॉजिकली तुम समझ रहे हो ना कि सारा बात? 2-3 बार इसको जब पढ़ोगे तो अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। कौन मैसेज कर रहा है? आज क्लास होगा? यस। मेरे पास बस नहीं व्हाट्सएप आता है, क्लास होगा सर, क्लास होगा, यही जीवन है मेरा। चलिए, आठवां होता है कि अपने प्रोडक्ट्स का प्राइसेस का निर्धारण। अब तुम मार्केट में सामान बेचोगे तो उसका कीमत कोई ना कोई प्राइस सेट करोगे कि नहीं सेट करोगे? फ्री में तो नहीं बेचोगे। तो तुम अपने गुड्स को का कीमत का निर्धारण कैसे करोगे? अच्छा एक बात बताओ, तुम अगर लेट से तुम एक बिस्कुट बनाए बेचे, तुम बेचने का प्लान कर रहे हो, तो तुम उस बिस्कुट की प्राइस, जिज्ञासा तुम बताओ, तुम उस बिस्कुट के अपने प्रोडक्ट का कीमत कितनी रखोगी? ये डिसीजन तुम कैसे लोगी? क्या क्या बातों फैक्टर्स को तुम दिमाग में रख लोगी, बताओ। सर क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिए। तुम कोई अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रही हो, लॉन्च करने जा रही हो। ठीक है। लेट्स से एक बिस्कुट है। ठीक है। तो तुम उस बिस्कुट की कीमत कितनी रखोगी, उसका प्राइस क्या रखोगी? तो अगर तुमको डिसीजन लेना है तो तुम क्या क्या बातों को सोच के अपने गुड्स के प्राइस को डिटरमाइन करोगी, बताओ। सर जितना हमको बिस्किट बनाने में खर्च हो रहा है एक पैकेट में, उस हाँ, हिसाब से हम सबसे पहले तुम रखें। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम सबसे पहले कॉस्ट कॉस्ट बहुत जरूरी है कि भाई मेरा खर्चा आना चाहिए। दूसरा, मार्केट में तुम ही पहले से एक बिस्कुट बेच रही होगी क्या? मार्केट में मान चलो 1000 बिस्कुट कंपनियां पहले भी बेच रही हैं, तो तुम ये भी तो देखोगे ना कि तुम्हारे गुड्स की प्राइस उनसे ज्यादा महंगी हो जाएंगे तो बिकेगी तुम्हारी बिस्कुट। नो सर। इसका मतलब तुम्हारा कंपटीटर
क्या बेच रहा है, उसकी कीमत क्या है, ये भी बात तो सोचना होगा तुमको। हाँ। ठीक है। तीसरा, तुम कितना प्रॉफिट कमाना चाहती हो, ये भी बात सोचोगे कि भाई कम से कम हमको 2 रुपए तो चाहिए ही चाहिए, उससे कम में नहीं काम करेंगे। तो तुम्हारा प्रॉफिट तुम क्या एस्टिमेट करती हो। अच्छा, फिर सब बात सोच, लेकिन तुमको पता चला कस्टमर ही यहाँ का महाकंजूस है, वो पैसे नहीं देना चाहता है, बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। तो वो भी एक बात तुमको सोचना होगा कि ऐसा भी ज्यादा प्राइस ना कर दे कि कस्टमर देखे कि सामान मुंह पे दुकानदार के मार के चल जाए, क्या खुद खा लेना। ठीक है। तो कस्टमर क्या प्राइस को लेकर क्या बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, जो बहुत ही रिएक्टिव है। तो ये मतलब ये मतलब सामान मार्केट कर रही हो तो सामान कोई ना कोई कीमत का निर्धारण तो करोगी ना, फ्री में तो बेचोगी नहीं। तो ये प्रोसेस तुम समझ गई, मतलब इसमें तो ये तो सीक्वेंस है। तुमको बस ऑर्डर 1-2 बार पढ़ोगे ना तो ऑर्डर समझ में आ जाएगा कि मार्केटिंग काम कैसे होता है। कोई इसमें रटने वाली पॉइंट कुछ भी नहीं है। अब मान के चलो, अब एक बात बताओ, मान के चलो कि तुमने प्राइस भी अच्छे से निर्धारण कर लिया। अब कस्टमर को तक मार्केट में तुम ये हल्ला करोगी ना, जैसे लेट्स से तुम्हारा शादी सेट हुआ, तो शादी सेट होगा तो कार्ड छपेगा कि नहीं छपेगा। हाँ। कार्ड छपेगा तो उसका उसका फोटो फेसबुक पर डालोगी, व्हाट्सएप पर डालोगी, चाचा नाना मामा भतीजा भांजा सबको भेजोगी कि नहीं भेजोगी। पूरे बाजार में तुम ढिंढोरा पिटवा दोगे कि नहीं पिटवा दोगे। हाँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि तुम चीख चीख के सबको स्कीम बता दोगे कि देखो मेरा मैरिज हो रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रमोशन। तो कंपनियां भी तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताएंगी मेरी बिस्कुट लॉन्च हो रही है, बिस्कुट खाओ जीवन झिंगा लाला हो जाएगा तुम्हारा, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। प्रमोट करोगे नहीं करोगे, प्रचार करोगे कि नहीं करोगे। आज तक पे हाँ। जी न्यूज पे प्रचार आएगा कि नहीं आएगा। तो वो तो प्रमोशन एंड सेलिंग हो गया। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसका होता है कि सामान का डिस्ट्रीब्यूशन। मान के चलो कि मार्केट में तुम्हारा सामान बिकने लगा, तो तुम्हारे फैक्ट्री से मार्केट तक सामान पहुंचेगा तक ही नहीं पहुंचेगा, बस कस्टमर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा, एक पैर पे खड़ा होगा, बिस्कुट अपने आप ऊपर से गिर जाएगा। मार्केट में तो सामान को तो डिस्ट्रीब्यूट करवाना होगा ना, कि तुम्हारे गोडाउन से मार्केट कस्टमर तक सामान कैसे जाए, दुकानों तक सामान कैसे पहुंचे। उसके लिए तुम क्या करोगी, होलसेलर को सामान बेचोगी, होलसेलर किसको देगा, रिटेलर तक देगा, रिटेलर किसको देगा, कस्टमर में। तो सामान का डिस्ट्रीब्यूशन प्लान करोगे नहीं करोगे, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने गुड्स को, समझे कि नहीं समझे। हाँ। ठीक है। तुम सोचोगे कि हम कितना सामान बेचें, हम गोडाउन्स खोलेंगे उसके लिए अलग अलग जगह पे गोडाउन में सामान, क्योंकि फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन प्रोसेस तो लगातार होते रहेगा, तो वहां से तुमको सामान निकाल निकाल के मार्केट में भेजना होगा तुमको उसके लिए। तो हम किस तरीके से बांटेंगे, हम होलसेलर, अगर मान लो कि तुम होलसेलर और रिटेलर वाला मीडियम यूज कर रही हो, तो तुम 10-15 को होलसेलर को खोजोगे कि जो तुम्हारे सामान को रख लें, फिर रिटेलर्स को खोजोगी। तो तुम्हारा एक नेटवर्क तुम बनाओगे कि तुम्हारा सामान तुम्हारे फैक्ट्री से निकल के कस्टमर तक पहुंच जाए, उसके लिए तुमको एक नेटवर्क बनाना होगा। वही है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। 11 के बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। सामान का ट्रांसपोर्टेशन, एक्चुअली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता है। ठीक है। कहीं मान के चलो कि दिल्ली में तुम्हारा कंपनी, तुमने ऑफिस खोला दिल्ली में, बिहार में खोला, कस्टमर तुम्हारा दिल्ली में बैठ कर तुमसे डिमांड कर रहा है कि जिज्ञासा जी आपका बिस्कुट खाए एकदम जीरा एकदम झिंगा लाला हो गया, हमको और खाने का मन कर रहा है, थोड़ा सा ये मार्केट में बहुत डिमांड है, तो ना थोड़ा भिजवाइए ना भिजवाइए। तो तुम उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल कराना पड़ेगा नहीं कराना पड़ेगा, तुम्हारे फैक्ट्री से गोडाउन तक वहां तक मार्केट में पहुंचे, उसके लिए तुमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे कस्टमर जो ग्राहक हैं वो बिहार के ही होंगे। मान लो कि 28 से 28 राज्यों में तुम्हारा सामान जा रहा है, तो तुमको वहां तक सामान पहुंचवाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल करवानी होगी नहीं करवानी होगी। आज घर बैठे बैठे ऑनलाइन सामान खरीदती हो, अगर सैमसंग का फोन तुम ऑनलाइन ऑर्डर किया तो सैमसंग तुमको तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए अवेलेबल करना तो कंपनी की जिम्मेदारी है ना। तो तुम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाओगी ताकि तुम्हारे गुड्स, मान लो हो सकता है कि तुम्हारे गुड्स अमेरिका में भी बेचने लगे, दुनिया के बाकी देशों में भी, हाँ है ना। हाँ। वहां तक कैसे पहुंचेगा उसके तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है। अब इसका क्या होता है, स्टोरेज और वेयर हाउस। अभी मैंने बताया कि सामान देखो, मान के चलो कि तुम्हारा फैक्ट्री है, तुम्हारे फैक्ट्री में बिस्कुट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन तो रुकेगा नहीं, प्रोडक्शन तो 2 साल भर लगातार करोगी, तो लेकिन जो सामान बनेगा, जो फैक्ट्री में सामान बनेगा, उसको तो कहीं तो रखने का जगह चाहिए होगा ना। जैसे मान के चलो तुम्हारा किचन में उस तुम्हारे यहाँ पर डे एकदम 50,000 1 लाख रोटी तुम्हारे यहाँ लोग खाता है, तुम्हारा होटल है अगर, तो क्या 1 लाख रोटी बनाते बनाते तुम्हारा दिन रात तुम्हारे रोटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे रखने का कहीं जगह चाहिए ना।
बिस्तर में बेडरूम तो नहीं रखोगी अपने, उसके लिए एक अलग से कोई स्टोरेज होगा, कोई गोडाउन होगा, प्रोडक्शन होता है, तुम अलग से बड़े बड़े गोडाउन खोलोगी, ताकि फैक्ट्री में तो रखने के लिए उतना जगह नहीं होते हैं। फैक्ट्री में तो क्या है, प्रोडक्शन होगा, वो निकल जाएगा गोडाउन के लिए, समझे कि नहीं समझे। और कई बार ऐसा होता है कि सामान तुम आज बनाई, लेकिन उसका कंजम्पशन हो सकता है कि 3-4-5 महीने बाद हो। जैसे राइस का जब प्रोडक्शन होता है, जब गेहूं में, जब खेत में चावल का प्रोडक्शन होता है, तो जो नया चावल कटता है उसको वो तुरंत खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको तुमको 6-7-8 महीना साल भर के लिए रखना पड़ता है, पुराना हो जाए। तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, गोडाउन रखते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका डिमांड मतलब एक पार्टिकुलर सीजन में ही होता है, ठीक है। तो तुम हो सकता है कि तुम प्रोडक्शन आज कर लो, जैसे अगर मान चलो कि एसी और फ्रिज है, एसी वगैरह का डिमांड तो सिर्फ गर्मी में होता है कि नहीं होता है, लेकिन क्या जो एलजी कंपनी है या सैमसंग कंपनी है जो एसी बना रही है, वो क्या मतलब ठंडियों में प्रोडक्शन प्लांट बंद कर देती होगी, छुट्टी पे चल जाते होंगे क्या वो, फिर गर्मी आती होगी तो प्रोडक्शन चालू होता होगा, वो तो प्रोडक्शन साल भर कर रहे हैं प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन बिक्री तो तुम्हारी उनकी तो गर्मी में होगी, तो उतने जो एसी वगैरह बनाएंगे वो कहाँ रखेंगे, फैक्ट्री में तो रखेंगे नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन करना है उनको, तो वो स्टोर करने के लिए उनको कहीं गोडाउन चाहिए होगा, कोई एक ऐसा जगह चाहिए होगा जहाँ पर सामान सुरक्षित रह सके, जहाँ पे स्टोर रह सके, जहाँ पे खराब नहीं हो। जैसे सुधा डेयरी है, सुधा डेयरी का तो पर डे डेयरी दूध वगैरह आ रहा है, वो सामान बना रही है, वो स्टोर करने के लिए उसको अलग से जगह जमीन लेना पड़ता है, जहाँ पे दूध को बनने के बाद हम किस जगह रखें उसको, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा 12 स्टेप में स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, जहाँ सामान को हम जमा करने के लिए इंतजाम करके रखते हैं। तो ये तुम्हारा 12 स्टेप्स है तुम्हारा मार्केटिंग प्रोसेस का। आप इसमें से 5 प्रोसेस कम से कम याद कर लेना, ऐसे तुम 12 का 12 समझ जाओगे। बस तुमको ना रटना नहीं है, तुमको सीक्वेंस समझ आना कि हम एक कंपनी होते तो हम कैसे करते हैं, और इस बात को तुम एक बार देख लो, समझ जाओगे। चलो ठीक है, काफी ज्यादा 1 घंटा होने वाला है क्लास का, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। और फिर से 20 तारीख हो गया हुआ है, बाकी सारे बच्चे फीस फटाफट जमा करो, ठीक है। सबके सब रिसु, शिष्या, अंकिता, अंशु, पूजा, सचिन, चौबे जी, सब कोई फीस अपना फटाफट अब जमा करो, काफी डिले हो गया हुआ है, क्लास भी अब तो रेगुलर चल रहा है, ठीक है। जिनको कैश देना हो कैश दे दो, जिनको ऑनलाइन भेज दो ऑनलाइन मेरे अकाउंट में भेज देना। क्या पूछ रहे थे रिसु? सर पब्लिसिटी इंश्योरेंस बाद में बात करेंगे, दूसरे बैच का टाइम हो गया मेरा। तुम फोटो भेज देना, हम देख लेंगे। तुमको 12 स्टेप्स के अलावा तुम और भी स्टेप्स याद करोगे? नो सर। तो बस रहने दो, काफी है ये। चलिए ठीक है, तब कल के क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।